Assalamu alaikum everyone. Today we are going to solve the USAT sample paper. That's a pre-medical USAT sample paper, and we are going to start with its English section. So the first MCQ is full of emotional expressions. The film Muthi Bhar Chawal also boasts dash of style. It knows how much can be shown in a shot, how much can be in a few words. अच्छा, इसके दूसरे सेक्शन में वो हमें बता रहे हैं कि वो ये जानते हैं कि एक शॉट में हमने कितना दिखाना है और कुछ ही अल्फाज में कितना कुछ कह देना है। तो डैश ऑफ स्टाइल में सबसे अच्छा वर्ड जो बनता है वो बनता है इकोनॉमी ऑफ स्टाइल। इकोनॉमी ऑफ स्टाइल का मतलब क्या होता है कि ज़्यादा दिखाना लेकिन इतना ना दिखा देना कि वो ओवर में चला जाए। ठीक है, सो इकोनॉमी ऑफ स्टाइल का मतलब है कि उन्होंने स्टाइल बहुत ज़्यादा डाला लेकिन ये है कि वो ओवर में नहीं चला गया। ठीक है, so economy is the best option. The second one is we had not realized how much people dash the company's old recovering policy until we received complaints once it had been. अच्छा, अब वो इसमें ये हमें बता रहे हैं हमारे पास दो ऑप्शंस हैं और दोनों लाइंस को हमने देखना है कि पहले और दूसरी लाइन में कौन कौन से ऑप्शंस आएंगे। सो उन्होंने कहा है कि कंपनी की कोई पुरानी पॉलिसी थी जिसके साथ कुछ ऐसा किया गया है कि जब उसे ख़त्म किया गया तो कंप्लेंट्स आना शुरू होगी। ठीक है, सो ऑप्शन क्या बनेगा, इंजॉयड और कंटिन्यूड नहीं, क्योंकि कंपनी की पॉलिसी के बारे में कंप्लेन आ रही है तो वो कंटिन्यूड तो कभी भी नहीं हो सकती। द सेकंड वन इज़ रिस्पेक्टेड इमिटेटेड, ये भी नहीं आएगा। द थर्ड वन इज़ अप्रिशिएटेड सुपरसीडेड, हाँ ये ऑप्शन अच्छा लगता है कि हमें वी हैड नॉट रियलाइज हाउ मच पीपल अप्रिशिएटेड द कंपनीज ओल्ड रिकवरिंग पॉलिसी, यानी लोग जो ओल्ड रिकवरिंग पॉलिसी थी उसे कितना अप्रिशिएट करते थे, कितना पसंद करते थे। until we received complaints one it had been superseded का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। तो वो कहते हैं कि जब उसे ख़त्म किया गया उसके बाद हमारे पास जो कंप्लेंट्स आने लगी उससे हमें पता चला कि लोग कितना उसको पसंद करते थे। ठीक है, तो थर्ड वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस इज नोटोरियसली डैश इमोशन एंड एक्साइटमेंट ऑल टू ऑफन कॉज आवर माइंड टू डिस्टॉर्ट व्हाट वी सी। वो कहते हैं कि हम जो देखते हैं ना, हमारे इमोशंस और एक्साइटमेंट जो है ना वो उसकी असल चीज़ को बदल देता है। फॉर एग्जांपल हमारे सामने कोई बुरी चीज़ हो रही होगी लेकिन अगर हम उसे पसंद करते हैं ना तो हमें वो बुराई नज़र नहीं आएगी बल्कि वो अच्छाई बन के नज़र आएगी। ठीक है, अब वो कहते हैं कि दी टेस्टिमनी ऑफ आई विटनेस, कोई गवाह था, किसी ने कोई चीज़ देखी लेकिन उसने जब उसको उसकी गवाही दी ना तो वो चीज़ रिलायबल नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसके इमोशंस और एक्साइटमेंट उसमें आ गए थे। सो दी बेस्ट आंसर इज अनरिलायबल। ठीक है, कि वो रिलायबल रही नहीं इमोशंस और एक्साइटमेंट की वजह से। ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑल्दो इन हिज 70s एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू गुलजी प्रोवाइडेड अलर्ट एंड इंसाइटफुल हिज फैकल्टीज डैश डिस्पाइट द इनएविटेबल टोल ऑफ द ईयर्स। अच्छा, वो कहते हैं कि वो इंसान जो है गुलजी जो है वो अपनी 70s में है लेकिन फिर भी वो अलर्ट और इंसाइटफुल हैं। इतने साल जिंदा रहने के बावजूद, इतने सालों की मुश्किलात सहने के बावजूद भी उनकी जो फैकल्टीज़ हैं, उनकी जो सलाहियतें हैं वो क्या नहीं हुई। ठीक है, एट्रोफाइड नहीं, क्योंकि एट्रोफाइड तो नहीं हुई उनकी सलाहियतें। इंटैक्ट, इंटैक्ट, हाँ ये इंटैक्ट ऑप्शन आएगा। इंटैक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सही रहना, साबित रहना। ठीक है, तो उनकी जो सलाहियतें हैं वो बिल्कुल सही हैं, बेशक उन्होंने इतने साल गुजार लिए हैं, अपनी 70s में वो पहुंच गए हैं लेकिन उनकी सलाहियतें अभी तक इंटैक्ट हैं। ठीक है, इम्पेयर्ड भी नेगेटिव सेंस में जाता है और डिमिनिश्ड भी नेगेटिव सेंस में जाता है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है नेगेटिव सेंस में जाते हैं, इंटैक्ट जो है वो पॉजिटिव सेंस में आता है, तो पॉजिटिव सेंस वाला वर्ड इधर आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज हिज क्रिटिकल रिव्यूज वर इंजॉयड बाय मैनी ऑफ हिज ऑडियंस। उसके जो रिव्यूज़ हैं, वो कोई एनालिस्ट होगा, उसके जो रिव्यूज़ हैं क्रिटिकल रिव्यूज़ वो उसकी ऑडियंस पसंद करती है। बट द सब्जेक्ट्स ऑफ हिज एनालिसिस इज ड्रेडेड हिज कमेंट्स। लेकिन वो जो मौजू चुनता है ना कमेंट्स देने के लिए, वो मौजू जो होता है वो डराने वाला होता है। ही वॉज विट्रोलिक, डिवास्टेशन, इरिटेटिंग एंड नेवर डैश। ठीक है, तो ये तीनों वर्ड जो है ना ये नेगेटिव वर्ड्स हैं। ठीक है, तो वो कहता है कि उसके एनालिसिस जो है वो अब इधर हमने ना एक नेगेटिव वर्ड ही ढूंढना है। तो एनालिटिकल, एनालिटिकल तो उसके रिव्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल रिव्यूज़ हैं वो रिव्यूज़ तो अपने अच्छे देता है, तो एनालिटिकल हो सकते हैं। दूसरा है कंस्ट्रक्टिव, हाँ कंस्ट्रक्टिव वो कभी नहीं हो सकते हैं, नेवर कंस्ट्रक्टिव, और कभी भी वो कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते हैं क्योंकि ये तीनों नेगेटिव वर्ड थे, तो नेवर कंस्ट्रक्टिव, वो कभी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते। कंट्रोवर्शियल, वो कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं क्योंकि उस सब्जेक्ट ही ऐसे चुनता है, और वो पर्सनल भी हो सकते हैं क्योंकि वो उसके अपने हैं, लेकिन वो कभी भी कंस्ट्रक्टिव नहीं हो सकते। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज given the dash state of the published evidence we do not argue here that the exposure to low level microwave energy is either hazardous or safe।
वो कहते हैं कि जो लो माइक्रोवेव एनर्जी है ना, वो खतरनाक है या सेव है, हम इस चीज़ पे आर्ग्यू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पब्लिश्ड एविडेंस आए हैं ना, वो ठीक ही नहीं है। ठीक है, अगर पब्लिक एविडेंस बिल्कुल ठीक होते तो हमें ये आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही ना पड़ती, हमें तो वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन अभी हम आर्ग्यू कर नहीं सकते। वो क्यों नहीं हम कर सकते? क्योंकि जो एविडेंस छापे गए हैं, जो एविडेंस हमें दिए गए हैं, उनका पता नहीं है। ठीक है, तो इसमें आएगा कि इनकंक्लूसिव, वो एविडेंस जो है वो इनकंक्लूसिव है। ठीक है, अगर वो डेफिनेटिव होते हैं या एग्जाम्पलरी होते हैं या सेटिस्फैक्ट्री होते हैं तो फिर तो आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं हमें होती। ठीक है, लेकिन वो इनकंक्लूसिव है, वो इतने कोई साबित नहीं है, इतने अच्छे नहीं है, तो इस वजह से हम आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। ओके, द नेक्स्ट वन इज irony can after a fashion become a mode of escape to laugh at the terrors of life in some sense to dash them। अच्छा, वो कहते आयरनी का मतलब होता है मुज़िका खेज अंदाज में हंसना। ठीक है, तो वो कहते हैं कि पहले वो एक फैशन था, लेकिन अब वो एक मोड ऑफ एस्केप बन गया, एक छुटकारे का जरिया बन गया है। टू लाफ एट द टेरर्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की मुश्किलात पे हंसना। और वो क्यों हंसते हैं? एक तरह से उनसे छुटकारा पाने के लिए, उनसे निकलने के लिए। ठीक है, तो छुटकारा पाने के लिए जो वर्ड यूज होगा वो होगा इवेड, इन सेंस टू इवेड देम। उन मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए हम उन पे हंसना शुरू कर देते हैं। ओके, सो नेक्स्ट एमसीक्यू इज एंटोनिम ऑफ एडुलेशन। एडुलेशन का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम का मतलब होता है कि उल्टा लफ्ज, बरअक्स लफ्ज। ठीक है, तो एडुलेशन का मतलब होता है किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, तो इसका उल्टा क्या होगा? किसी को क्रिटिसाइज करना। ओके, द क्रिटिसिज्म इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट वन, एंटोनिम ऑफ एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है किसी की सफाई देना, किसी के लिए लड़ना। और इसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी को अपोज करना, किसी की मुखालफत करना। तो मुखालफत के लिए अपोज का वर्ड आएगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ अमेलगमेट। अमेलगमेट का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में मिक्स कर देना। ठीक है, एक अमेलगम बना देना। तो मिक्स करने की ऑपोजिट क्या होगी? हमारे पास किसी दो चीज़ों को अलहदा कर देना, सेपरेट कर देना। तो सेपरेट के लिए ये सेपरेट का ही वर्ड यूज होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई शक हो। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या होगा? ऐसी चीज़ जो बहुत ही साफ हो, बहुत ही क्लियर हो, जिसमें कोई शक ना हो। सो द क्लियर इज द बेस्ट ऑप्शन। एंटोनिम ऑफ एनालोगस। एनालोगस का मतलब होता है दो आपस में मिलती जुलती चीज़ें। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? दो ऐसी चीज़ें जो बिल्कुल अब मिलती जुलती हों। तो नॉट कंपेरेबल। ठीक है, जिन्हें कंपेयर ना किया जा सकता हो, जो आपस में ना मिलती हों। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का वर्ड जो है वो बेसिकली ऑटोमेटिक से निकला है। और ऑटोमेटिक का मतलब होता है खुद ब खुद चलना, किसी पर डिपेंड ना करना, इंडिपेंडेंट होना। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? किसी पर डिपेंड करना, डिपेंडेंट होना। सो द डिपेंडेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ बैरन। बैरन का मतलब होता है वीरान जगह, जहाँ पे कोई सब्जा ना हो। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? बहार वाली जगह, या ऐसी जगह जो सरसब्ज़ शादाब हो। सो ग्रीनरी इज द बेस्ट ऑप्शन। आगे वो कह रहे हैं कि पैसेज फॉर क्वेश्चन नंबर 15 to 18, आपने ये पैसेज पढ़ना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 से 18 तक सॉल्व करना है। चले पहले पैसेज पढ़ लेते हैं। पैसेज में वो कहते हैं कि इन 1950 सलमान बेग बिगेन हिज ग्रेटेस्ट वर्क। 1950 में सलमान बेग ने अपना एक अजीम काम शुरू किया, और वो काम क्या था? अ पाकिस्तानी डिक्शनरी ऑफ द उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज की एक पाकिस्तानी डिक्शनरी उसने बनाना शुरू की। In preparing the manuscript, he devoted 10 years to study of Urdu language and its relationship to other languages। 10 साल उसने लगाए हैं मैन्युस्क्रिप्ट को तैयार करने में। 10 साल में वो क्या करता रहा? उसने खुद उर्दू लैंग्वेज पढ़ी और उर्दू ज़ुबान की जो दूसरी ज़ुबानों के साथ ताल्लुक था उसको पढ़ा। एंड 7 more years to writing itself, और 7 साल उसके बाद उसको लिखने में लगाए। ठीक है, टोटल 17 साल हो गए। पब्लिश्ड इन 2 volumes in 1970। 1970 में उसने इसको पब्लिश किया 2 वॉल्यूम्स में। A Pakistani dictionary of the Urdu language has become the recognized authority for usage in the subcontinent। सबकॉन्टिनेंट में वो यूज़ होना शुरू होगी। Beg's purpose in writing it was to demonstrate that the Urdu language was developing distinct meanings and pronunciations from those of Indian Urdu। मेनली उसका मकसद ये था कि इंडियन उर्दू से इसके मीनिंग्स को और प्रोनाउंसिएशंस को डिफरेंशिएट करना। ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडवांसिंग सिंप्लीफाइड हिजे। उसने हिजे को सिंप्लीफाइड कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इज व्हेन अ पाकिस्तानी डिक्शनरी ऑफ द उर्दू लैंग्वेज पब्लिश्ड। पब्लिश कब हुई थी? इन 1970। उन्होंने हमें बताया था। सो 1970 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ बेग्स वर्क। इसके काम का मकसद क्या था?
टू कंडेम इंडियन उर्दू को कंडेम करना नहीं, ये वो बिल्कुल नहीं चाहता था। टू मेक उर्दू डिफरेंशिएटेड इन पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान के लिए वो काम नहीं कर रहा था। टू मेक उर्दू द लैंग्वेज ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, जी ये आ सकता है, ठीक है, कि उसने वो चाह रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में इसे एक डिस्टिंक्ट एक मर्तबा हासिल हो जाए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, बेग्स वर्क ऑन उर्दू मेक्स इट रिस्पॉन्ड टू नीड फॉर फ्यू मैगजीन्स, कुछ मैगजीन्स के लिए उसने बनाया था, नहीं। डिस्टिंक्ट उर्दू लैंग्वेज इन सब कॉन्टिनेंट, हाँ ये हो सकता है। करेक्ट हिजे, हिजे को करेक्ट उसने हिजे को नहीं किया था, बल्कि उसने क्या किया था, उसने इनको सिंप्लीफाई किया था। इन्फ्लुएंशियल फॉर द कल्चरल प्रमोशन का तो हमने कहीं नहीं पढ़ा, सो द बीटा ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन हाउ मेनी वॉल्यूम्स वाज ए पाकिस्तानी डिक्शनरी ऑफ द उर्दू लैंग्वेज पब्लिश्ड, वो कितनी वॉल्यूम्स में पब्लिश हुई थी, 2 वॉल्यूम्स में, हमें पता है, ऊपर पढ़ा था हमने। ओके, then there is a passage for question number 19 and 20. Let's read the passage first. But I did not want to shoot the elephant. मैं हाथी को गोली नहीं मारना चाहता था। I watched him beating his bunch of grass against his knees. वो अपने मेनली पैरों से ग्रास को खराब कर रहा था। With that preoccupied motherly air that the elephant have. It seemed to me that it would be a murder to shoot him. मुझे ऐसा लगा कि उसे मारना एक किसी का मर्डर करना होगा। I had never shoot an elephant. मैंने कभी भी किसी भी हाथी को गोली नहीं मारी थी। And never wanted to. और मैं मारना भी नहीं चाहता था। Somehow it always seems worse to kill a large animal. ये मुझे बुरा लगता है कि मैं एक बड़े जानवर को मार दूँ। Besides, there was the beast owner to be considered, but I had got to act quickly. मुझे जल्दी काम करना था, जो भी मुझे सोचना था। I turned to some experienced looking barmen who had been there when I arrived and I asked them how the elephant had been behaving. वो कहता है कि मैं एक आदमी के पास गया जो उधर था और मैंने उसे बताया कि एलिफेंट जो है, मेरा हाथी जो है, वो इस तरह बिहेव कर रहा है। They all said the same thing. उसने भी यही कहा। He took no notice of you if you let him alone. अगर तुम उसे अकेला छोड़ दोगे वो तो तुम्हारी वो बात नहीं मानेगा। But he might change if you went too close to him. लेकिन अगर उसके करीब चले जाओगे ना तो उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन करते हैं। The author did not want to shoot the elephant because he was afraid of it. नहीं, वो डरा हुआ नहीं था। Did not wish to kill an animal which was not doing anybody any harm. वो मारना तो उसको नहीं चाहता था, लेकिन यह कि वो ग्रास को हार्म तो कर रहा था, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। Did not have the experience of shooting big animals. जी ये हो सकता है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था कि it seemed to me that ये बता I had never shoot an elephant, ठीक है। सो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट वन होगा। ओके, द नेक्स्ट वन इज according to the passage at what time the elephant notices someone. वो हमने ऊपर इसकी लास्ट लाइन में पढ़ा था कि जब आप उसके बहुत क्लोज चले जाते हैं तो उसका चेंज हो जाता है। तो वो कहता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज एट व्हाट टाइम द एलिफेंट नोटिसेस समवन, जो हाथी होता है वो किसी को कब नोटिस करता है, व्हेन समवन गोस वेरी क्लोज टू इट, जब आप उसके बहुत करीब चले जाते हो। लेट्स एंड हियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।